प्यारे बच्चों, आशा व प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ, मस्त व प्रसन्न हैं। अति उत्तम। अच्छा बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पुनरावृत्ति करते हैं। वैसे तो हम अपनी हिंदी पुस्तक सुनहरी धूप के पाठों के अभ्यास में दिए गए व्याकरण कार्य द्वारा भी समय समय पर व्याकरण के विविध विषयों की पुनरावृत्ति करते ही रहते हैं। साथ ही व्याकरण के कुछ विषय मैंने अपने इस चैनल पर पहले से ही अपलोड भी किए हुए हैं। आप उन्हें देखकर भी अपने व्याकरण ज्ञान को परिपक्व कर सकते हैं। चलिए आज हम एक बार फिर विशेष रूप से व्याकरण विषय पर बात करते हैं। आज हम वर्ण और वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और स्वरों की मात्राएं आदि की पुनरावृत्ति करेंगे। ओके देन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसमें मैंने पहला प्रश्न लिखा है, वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है भाषा की छोटी से छोटी इकाई, इकाई मीन्स यूनिट, जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे क, च, ट, प आदि कोई भी वर्ण आप इसकी उदाहरण में लिख सकते हैं। तो कई बच्चे अक्षर और शब्द को एक ही समझते हैं। जो शब्द है वो वर्णों या अक्षरों के मेल से बनता है। तो जैसे कि और उनका भी सार्थक मेल, जैसे क, म, ल, तो इसमें क, म और ल तीन वर्णों या अक्षरों का मेल करके हमने एक सार्थक शब्द बनाया कमल, जिसका मतलब है फूल, पुष्प, कमल का फूल, लोटस। तो ये हैं वर्ण जो जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। आगे प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला क्या है? वर्णों की माला। किसी भाषा में जितने वर्ण या अक्षर होते हैं उनके क्रमबद्ध मीन्स व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मीन्स एक ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम रखते हैं। जैसे इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसमें वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एक साथ ही मिक्स्ड हैं, ए, ई, आई, ओ, यू बीच में ही आते हैं पूरी ABC में। तो कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स एक साथ ही आते हैं, मिक्स्ड हैं। पर हिंदी में हमने जो वॉवल्स हैं मीन्स स्वर, उनको अलग रखा है, शुरुआत में रखा है, बिगनिंग में रखा है, उसके बाद व्यंजन आते हैं। व्यंजनों का भी आगे एक ऑर्डर है। तो ये यहाँ पे जैसे सबसे पहले हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर, तो ये हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसके बाद है जो अंग अह है, वो आगे मैंने उसके बारे में भी लिखा है। इनको हम ना तो ये पूरी तरह से स्वर होते हैं, ना ये पूर्णतः व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो आगे मैंने इस पॉइंट को भी इसी चैप्टर में डिस्कस किया है, तो इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करते हैं। आगे है व्यंजन। तो व्यंजन है, व्यंजनों पर भी मैंने विस्तार से अपनी एक ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड की है, व्यंजन जो है विचार पर। तो उसमें आप इस पर विस्तार से और सीख सकते हैं व्यंजनों के बारे में भी। उनका भी एक क्रम होता है, जैसे पहले स्पर्श हैं, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्म, उसके बाद अंत में संयुक्त व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पे पहले ये जो क, ख, ग, घ, ञ, ये यहाँ से लेकर म तक ये सब स्पर्श व्यंजन हैं। और उसके बाद य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन हैं। और क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। तो इस पर मैंने विस्तार से अपने व्यंजन विचार अध्याय में इस पर विस्तार से इस पर वर्णन किया है। आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं। और उसके बाद है प्रश्न 3, वर्णमाला, वर्ण कितनी प्रकार के होते हैं? उत्तर, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे अभी हमने ऊपर वर्णमाला में देखा, पहले स्वर हैं, उसके बाद व्यंजन हैं। तो 2 प्रकार के हुए, स्वर और व्यंजन। स्वर मीन्स वॉवल्स और व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट्स। अब है प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। हम कह सकते हैं कि जो वर्ण
अपने आप बोले जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अब स्वर जो हैं इनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की, किसी और अक्षर की सहायता नहीं चाहिए। जैसे अ बोलना है तो अ ही बोला जा रहा है, अंत तक हमें अ ही सुनाई दे रहा है। इसके साथ हमें कोई और किसी कॉन्सोनेंट्स की या किसी जैसे क या किसी और की ज़रूरत नहीं होती। इसके विपरीत जब हम व्यंजन बोलते हैं, जैसे क को लिए क, तो क बोलते समय हमें अ की सपोर्ट चाहिए। तो हम वो क जो है, क बिगनिंग में क थोड़ा सा सुना, उसके बाद अ ही सुनाई दे रहा है, तो अ मतलब स्वर। तो व्यंजन कभी भी स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते, पर जो स्वर हैं वो स्वतंत्र हैं, वो स्वतः ही बोले जाते हैं। उनके उच्चारण में, उनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए। तो ये स्वर कितने हैं संख्या में? 11 हैं। कौन कौन से? अ आ, ए ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। अब आगे प्रश्न है, स्वर कितनी प्रकार के हैं? तो स्वर 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, स्मॉल। तो इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ और री। तो जैसे हमने अभी ऊपर देखा, जो 11 हमारे पास स्वर हैं, उनमें जो छोटे, जिन्हें हम छोटा छोटी बोलते हैं, ये जो एक मात्रा वाले स्वर हैं, ये सब ह्रस्व में आते हैं, अ, ई, उ और री। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो इनको बोलने में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, मतलब डबल टाइम लेते हैं इनको बोलने में। ये संख्या में 7 हैं। तो 11 में से 4 हमने ह्रस्व में रखे, तो बाकी के जो 7 हैं वो हैं दीर्घ स्वर। तो ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब तीसरे नंबर पर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, मतलब 3 मात्रा का समय। जैसे ओम, इसमें जो ये एस जैसा साइन आपको बीच में दिख रहा है, ये इसका चिन्ह होता है। मतलब जिस स्वर को हमने तीन गुना 3 टाइम्स हमने ऊंचे मतलब लंबा खींचना है, उसके आगे हम ये एस जैसा साइन, इसको 3 ही एक तरह से कहते हैं। हिंदी का 3 अंक की तरह इसको लिखा जाता है संस्कृत के शब्दों में। तो इसको उस लेटर के पीछे इस चिन्ह को लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमने इस प्लुत स्वर का प्रयोग किया। जैसे हमने ओम का उच्चारण करना है, ओम, तो ओ को हम जब लंबा करते हैं, मतलब अधिक लंबा देर तक इसका उच्चारण करते हैं, तो उसके पीछे हम ये साइन लगाते हैं, ये जो एस जैसा चिन्ह और 3 जैसा अंक, हिंदी का जो 3 अंक है, तो इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका जो प्लुत स्वरों का प्रयोग अधिकतर संस्कृत के शब्दों में ही होता है। आगे है प्रश्न, हिंदी में स्वरों का प्रयोग कितनी प्रकार से होता है? तो स्वरों का प्रयोग भी हिंदी में कैसे होता है? 2 प्रकार से। पहला है अपने मूल स्वर में, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे अनार, इमली, उल्लू, एड़ी आदि। इसमें अनार में जो अनार अ जो है उसको हमने मूल स्वर में लिखा, इमली में ई को मूल स्वर में लिखा, मतलब हमने इनकी मात्राओं का नहीं, इनके मूल रूप का प्रयोग किया। हम जैसे इमली का ई अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, ई की इमली की मात्रा होती है, उल्लू की मात्रा होती है। तो इनका हम मात्रा के रूप में भी वर्णों का प्रयोग करते हैं और इनका अपने मूल रूप में भी इनका प्रयोग होता है, एड़ी आदि। अब नंबर 2 पर हम स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में करते हैं। हर स्वर की एक मात्रा है, अ को छोड़कर, ठीक है। तो जैसे आ की मात्रा के लिए क हलंत जमा आ, तो बना का। तो जैसे इसका उदाहरण है काम या आम। जैसे आम होता है ना, हम इसको ओरिजिनल रूप फॉर्म में जब आ को प्रयोग करेंगे तो आम हम लिखते हैं, तो आ का हमने इसके मूल रूप में प्रयोग किया। पर जब हम यहाँ पर काम में हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया। इसी प्रकार ग जमा ई, गी, तो इसका बना ग हलंत जमा ई, गी, तो बना गीत, ठीक है। और इसी तरह हम ई जब हम मूल स्वर के रूप में प्रयोग करें, मूल रूप में प्रयोग करें, तो वो ई से ईक, तो वहाँ पे ई को हमने मूल रूप में ही उसका प्रयोग किया, ई स्वर का। और यहाँ पर हमने ई की मात्रा का प्रयोग किया, जैसे क के साथ ई की मात्रा लगाई। तो स्वरों का मूल रूप में भी हम प्रयोग करते हैं,
और इनका प्रयोग मात्रा के रूप में भी करते हैं। तो उसके बाद है अगला प्रश्न, सभी स्वरों के साथ उनकी मात्रा लिखकर एक एक उदाहरण भी दें। तो यहाँ पर पहले मैंने सभी स्वर लिखे, 7 के जो 11 के 11 स्वर हैं। तो उसके बाद उनके नीचे उनके सामने सामने मैंने उनकी मात्राएं भी लिखी हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो हमने वहाँ पे मैंने डैश लिखा है, खाली स्थान, और क्रॉस भी लगा सकते हैं। उसके बाद आ की मात्रा होती है खड़ी डंडी। उसके बाद ई की छोटी, जैसे ई की मात्रा लेफ्ट साइड होती है लेटर के, किसी भी वर्ण के। बड़ी की राइट साइड होती है। फिर ऊ छोटा नीचे, लेटर के नीचे अर्धचंद्र की तरह इसकी शेप होती है। और बड़ा ऊ की भी मैंने उसके सामने उसके बड़े ऊ की मात्रा लिखी है। री की मात्रा जैसे स्मॉल जो सी है, छोटी सी सी की तरह किसी भी वर्ण के नीचे पैर में ये लगती है री की मात्रा, जैसे पृथ्वी, कृषि। उसके बाद ए की मात्रा, ए की मात्रा ये किसी भी वर्ण के सिर के ऊपर लगती है। उसके बाद ओ एंड औ, और इनके हर मात्रा से रिलेटेड मैंने एक एक शब्द भी लिखा है, एक उदाहरण भी दी है। जैसे अ के लिए, अ की कोई मात्रा नहीं है तो मन, मन मन, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ। उसके बाद आ की मात्रा से मान, तो म के साथ हमने आ की मात्रा लिखी तो बना मान। तो जहाँ पे मात्रा का प्रयोग हुआ तो वहाँ पे हमने मन की बजाय माँ बोला, मान। जैसे मन में कोई मात्रा नहीं तो मन मन, इसमें आ की मात्रा म के साथ लगी तो माँ बोलेंगे, मान। ऐसे मिल, तो म के साथ हमने छोटी की मात्रा लगाई तो बनी मिल। यदि हम बड़ी लगा देते तो मील बनता, तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता। मिल मतलब मिलना, उस सेंस में भी ले सकते हैं। मिल मीन्स इंग्लिश की जो जैसे मिल होती है MILL मिल, इंडस्ट्री, तो मिल उस दोनों अर्थ से ले सकते हैं। और मील माइल्स जैसे होता है इंग्लिश में, माइल। तो मात्रा का गलत प्रयोग करने से हम अर्थ को बदल देते हैं। तो जहाँ पे जिस अर्थ का हमें शब्द चाहिए उसी तरह हमें मात्रा का वहाँ पे उचित प्रयोग करना होता है। ऐसी मीठा, तो यहाँ पे बड़ी ही है, मीठा नहीं है, मीठा। इसी तरह मुकुट, इसमें छोटे ऊ के आ का प्रयोग हुआ, म को भी और क को भी। ये मुकुट नहीं है, मुकुट नहीं है, मुकुट। ऐसी मूरत, तो ये बड़ा हुआ है, मूरत नहीं है, मूरत। तो बड़े ऊपर हम अधिक समय देते हैं, छोटी जैसे छोटी पर कम समय, बड़ी पर अधिक समय, छोटे ऊपर कम समय और बड़े ऊपर अधिक समय लगता है बोलने में, मूरत। ऐसे अब री की मात्रा, मृग, मृग मतलब हिरन, मृग। कृषि, पृथ्वी, कृषक, तो ये सब हैं गृह, ये सब री की मात्रा के उदाहरण हैं। आगे मेला, तो ये ए की मात्रा है, मेला। और सेब, तेल, तो ये ए की मात्रा है। मेला, अब देखो मेला और मेला, मेला में हमने ए की मात्रा लगाई। मेला मीन्स फेस्टिवल और फेयर, है ना। और मेला का मतलब डर्टी, तो दोनों का अर्थ डिफरेंट हो गया मात्रा का अलग प्रयोग करने से। तो हमें जब मेला चाहिए तो हम वहाँ पे मेला, मैं मेला देखने गया तो ये गलत हो जाएगा। मेला मतलब फेस्टिवल, कोई पर्व, कोई वो देखने गए, उत्सव देखने गए, तो ए की मात्रा सिंगल होगी। तो मेला में जब डर्टी, यह कपड़ा मैला है, तो वहाँ पे मेला है नहीं, मैला है, तो वहाँ पे डबल मात्रा लगेगी। ऐसे मोती, तो मोती में ये ओ की मात्रा है, जिसको आप छोटा ओ बोलते हो, तो मोती नहीं, ये मोती, पर्ल, तो इस पर सिंगल ओ की मात्रा है, मतलब एक मात्रा इसकी लगी ओ। और ये यदि अगला है औ की मात्रा, तो मौन, मौन मतलब चुप, क्वाइट। तो यहाँ पे मौन नहीं है, मौन है, तो उच्चारण भी उसके अकॉर्डिंगली होता है। अब मौन को तुम मौन बोलोगे तो गलत हो जाएगा, मोती को मोती बोलोगे तो गलत हो जाएगा। तो ओ को ओ बोलना है, औ को औ बोलना है। उसके बाद आता है, अब मैंने 2 आगे पॉइंट्स बनाए हैं। एक पहला पॉइंट है अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये आपको याद रखना है। अ की जैसे कल, अब, सब, इन सब शब्दों में कोई मात्रा का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर जब इनका वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे कल, क हलंत जमा, तो अ इनमें है ही। जैसे अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना हो ही नहीं सकता। यदि कोई मात्रा नहीं है किसी शब्द में लगी हुई, या किसी वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं लगी, तो अ तो हमेशा उनके साथ रहेगा ही। तो कल में भी क हलंत जमा अ, जमा
ल हलंत जमा अ, तो अ तो रहेगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब जो वैसे अ की कोई मात्रा नज़र नहीं आती, कोई मात्रा नहीं होती सी, बाकी सभी स्वरों की मात्राएं हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट, र के साथ ऊ और बड़े ऊ एंड ऊ की मात्रा मध्य में लगती है। जैसे र हलंत जमा ऊ, जैसे छोटा ऊ, तो उसकी मात्रा कैसे होती है? देख आप इसको ध्यान से देखिए, जस्ट छोटा सा उसको अंदर को घुमा देना है, मतलब जो हमने एक कर्व सी बनानी है। और जो बड़े ऊ की मात्रा है र हलंत जमा ऊ, तो उसमें हमने इस कर्व को शुरू करने से पहले ही उसको घुमाकर मतलब उसकी एक मोड़ कर उसको फिर लिखना। जैसे हम बड़ा ऊ किसी भी लेटर के नीचे लगाते हैं, जैसे कबूतर, तो ब के नीचे जब लगाते हैं तो उसको घुमाकर ऊ की मात्रा बड़े ऊ की लगती है ना, गोल करके ऊपर बिगिनिंग शुरुआत में ही गोल करते हैं। तो ऐसे ही र के साथ भी ऐसे ही लगेगी, पर वो बीच में लगेगी, नीचे नहीं लगेगी। आगे कुछ और विशेष पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, मीन्स पॉइंट्स, सम मोर पॉइंट्स। पहला है अयोगवाह। ये मैंने जैसे अभी ऊपर बताया, अंग और अह हमने 11 रखे जो स्वर, अ आ ई उ अ आ ई उ री ए औ। तो ये 11 हमने स्वर रखे। अंग और अह कई लिखते हैं अपने स्वरों की कैटेगरी में, पर इनको हम सेपरेटली रखेंगे, इनको अयोगवाह कहते हैं। पहले हम इसके विषय में पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्राय स्वरों के साथ अंग और अह को लिखा जाता है, परंतु ये पूर्ण रूप से स्वर या व्यंजन नहीं हैं, क्योंकि जो ये हैं उसके साथ इनको अयोगवाह कहते हैं। अ के योग से वाहन किए जाने वाले, वाहन मतलब कैरी किए जाने वाले, ये अ के ऊपर ही लिखे जाते हैं। अ की सपोर्ट से इनको हवा में नहीं लिखा जा सकता, बिंदी हवा में नहीं डाली जा सकती, विसर्ग हवा में नहीं छोड़ा जा सकता। हमेशा अ की सपोर्ट से ही इन दोनों चिन्हों का प्रयोग होता है, इसका अंग और अह का, बिंदी का और विसर्ग का। ठीक है, तो इसलिए इनको अ के योग से, योग मतलब उसके हेल्प से इसका वाहन होता है, कैरी करता है, मतलब अ ही इन्हें कैरी करता है, इसलिए इन्हें योगवाह कहती हैं। और ये पूर्ण रूप से ना तो स्वर हैं, क्योंकि ये जो बिंदी है वास्तव में ये व्यंजन है, अनुस्वार। ये जो पंचम वर्ण है, हर व्यंजन का जो पंचम लेटर है, क ख ग घ ञ, जो पंचम लेटर आता है हर वर्ग का, वो ही उसको ही हम बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए ये स्वर, बिंदी तो व्यंजन हुई, और अ जो है स्वर है, इसलिए ये पूर्ण रूप से ना तो स्वर है ना व्यंजन है। ऐसी अ तो दिख ही रहा है स्वर, और जो विसर्ग है वो भी, इसका उच्चारण भी ह हलंत जैसे की तरह होता है, इसका जैसे ह हलंत, तो अह। तो इसलिए ये जो ना पूर्ण रूप से स्वर है ना व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद है अनुस्वार। जैसे अभी मैंने अ के ऊपर बिंदी वाले को अंग कहा, ये अनुस्वार ही है। इन ध्वनियों का उच्चारण केवल नाक से होता है। व्यंजनों के कवर्ग, चवर्ग आदि, जो अभी हमने ऊपर स्पर्श व्यंजनों की बात की थी, क से लेकर म तक हर ये 25 जो वर्ण हैं, व्यंजन हैं, हर वर्ग का में 5 लेटर्स हैं, 5 व्यंजन हैं, 5 वर्ण हैं। तो पहला क से शुरू होने वाला क वर्ग कहलाता है, च से शुरू होने वाला च वर्ग कहलाता है, आदि। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, मतलब 5th लेटर, पंचम वर्ण, उसकी जो ध्वनि वो नासिक्य व्यंजन है। मतलब नासिक्य मतलब नाक से बोले जाने वाला व्यंजन है। मतलब जैसे अभी मैं आगे आपको बोलकर दिखाती हूँ। इनके स्थान पर ही अनुस्वार मीन्स बिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंकज, चंचल, मंदिर आदि। अब पंकज में जब हम बिंदी का प्रयोग करें, उच्चारण करेंगे, तो प बोलने के बाद जो ये बिंदी का साउंड है केवल नाक से आएगा, पंकज। तो मुंह हम बंद कर सकते हैं, केवल नाक से ये स्वर निकलेगा, पंकज। ऐसी चंचल, मंदिर, म बोलने के बाद ये जो न वाली साउंड आ रही है, ये नाक से आ रही है, नासिक की ध्वनि है ये। तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं। और ये किसके स्थान पर प्रयोग की जाती है? जो पंचम वर्ण है हमारे हर वर्ग का, उसको हम बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। उसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को। इन ध्वनियों में श्वास वायु, मतलब जो हम सांस लेते, जो हमारी बोलते समय जो हवा है, मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। इसे दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे आंख, पांच,
चांद आदि। अब आंख बोलने के लिए हमें ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, आंख के ऊपर। यदि नहीं लगाएंगे तो बनेगा आँख, आँख नहीं आंख चाहिए ना। तो ये मतलब इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, ये बिंदी नहीं है, मतलब केवल नाक से नहीं बोला जा रहा है, ये उच्चारण नाक और मुंह से एक साथ हो रहा है इसका उच्चारण, तो इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। 5 ऐसी 5 नहीं है, 5 चाँद नहीं है, चांद। तो ये इसका मतलब जो चंद्र बिंदु है उच्चारण नाक और मुंह से एक साथ होता है। आगे है विसर्ग। अभी ऊपर हमने विसर्ग की भी अह में बात की, तो विसर्ग जो है इसका उच्चारण ह हलंत जैसा होता है, मतलब छोटे से ह का जैसा इसका उच्चारण होता है। इसे व्यंजनों के पीछे लगाते हैं, जैसे अतः, प्रातः, पुनः आदि। और ये जो शब्द हैं अधिकतर हम संस्कृत में ही प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, पर वो संस्कृत निष्ठ हिंदी कह लें या तत्सम शब्द जब हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ हैं जो जैसे कि हमारी हिंदी भाषा में बहुत से विदेशी शब्दों को हमने अडॉप्ट कर लिया है, इंग्लिश के शब्दों को और उर्दू फारसी के, अरबी फारसी के शब्दों का भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो उनके शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, उन्हें ही हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे पहले हम पढ़ते हैं इसके विषय में। विदेशी ध्वनियों जैसे अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी के शब्दों के सही उच्चारण के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यही आगत ध्वनियाँ हैं। जैसे औ का जैसे साइन कैसा, चंद्र बिंदु जैसा ही होता है, किसी भी लेटर के ऊपर हम चंद्र बिंदु की तरह, चंद्र की तरह ही बनाते हैं, पर इसमें बिंदी नहीं लगती, मतलब हाफ मून तो होता है, साइन तो हाफ मून जैसा ही है, पर उसके बीच में जैसे अनुनासिक में हम बिंदी भी लगाते हैं, इसमें बिंदी नहीं लगेगी। अनुनासिक और ये औ की जो साइन है इसमें यही डिफरेंस है। आधा चांद उसमें भी, उसमें पर बिंदी भी बीच में लगती है, इसमें बिंदी नहीं लगेगी। अब इसके विषय में पढ़ते हैं। अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे बॉल, चौक, डॉक्टर आदि। अब बॉल मीन्स BALL, बॉल, जो हम खेलते हैं। अब यदि इसके ऊपर हम ये साइन नहीं लगाएंगे तो ये बन जाएगा बाल। बाल तो वो सिर का बाल भी हो सकता है, हेयर जिसको बोलते हैं, या बाल मीन्स बालक, हिंदी में हम बाल से बालक भी कहते हैं। तो यदि हम ऊपर ओ की मात्रा लगाकर लिखें तो बोल बन जाएगा, ये बोल भी नहीं है, बाल भी नहीं है, तो इसके लिए हमें बीच का एक चिन्ह चाहिए था, वो हमने हाफ मून की तरह इसको बना दिया, तो ये बना बॉल। तो ये हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी अंग्रेज़ी शब्दों को, इंग्लिश वर्ड्स को हमने हिंदी में एज इट इज़ लिखना और बोलना, मतलब उसका उच्चारण एज इट इज़ चाहते हैं, तो हमें इस साइन का प्रयोग करना पड़ेगा। चौक, तो जो हमने जिससे हम लिखते हैं चौक, यदि हम उसको ऊपर ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तो चाक बन जाएगा, तो दैट इज़ रॉन्ग। ऐसी चौक भी गलत है, तो बीच का साइन हमने ये अडॉप्ट किया आधा चांद की तरह, बीच में बिंदी नहीं लगानी, तो चाक बन जाएगा। ऐसी डॉक्टर, ना तो हमें डॉक्टर चाहिए ना हमें डॉक्टर चाहिए, हमें चाहिए डॉक्टर, तो उसके लिए भी हमें हाफ मून जैसा साइन ड के ऊपर आ की मात्रा के ऊपर लगाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नुक्ता। नुक्ता चिन्ह क्या है? जब हम किसी लेटर के नीचे बिंदी लगाते हैं। इसका प्रयोग भी हम इंग्लिश और अरबी फारसी के शब्दों के सही उच्चारण के लिए करते हैं। जैसे अरबी और फारसी के शब्दों में इसका कैसे प्रयोग होता है, जैसे जिंदगी, यदि हम ये बिंदी नीचे ज के नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे तो जिंदगी बन जाएगा, तो दैट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ऐसी ज़रा, ज़रा मीन्स लिटल, ठीक है, यदि हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो वो जरा बन जाएगा, तो वो अनदर मीनिंग हो जाएगा हिंदी का। जरा मीन्स बुढ़ापा, ओल्ड एज, तो वो डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा और हिंदी का शब्द बन जाएगा। यदि हमने उर्दू का ज़रा चाहिए कि मुझे ज़रा सा पानी दीजिए, तो वहाँ पे ज़रा चाहिए मीन्स लिटल, तो वहाँ पे हमें बिंदी लगानी पड़ेगी। जहर, जहर नहीं है, जहर है। फिक्र, तो फिक्र नहीं है, फिक्र आदि। अब इंग्लिश के वर्ड्स के लिए भी हमें नीचे लगा, जैसे लिखना हमें फ़ोन, इंग्लिश में PHO यानी फ़ोन होता है, फ़ोन नहीं होता, तो हमें वो इंग्लिश के वर्ड को लिखने के लिए फ के नीचे बिंदी लगाकर फ बनाना पड़ा, फ़ोन। ऐसी और क्या उदाहरण ले सकते हैं, कॉलेज, कॉलेज जैसे इंग्लिश का वर्ड है, तो वहाँ पे क के ऊपर हमें क की मात्रा के साथ हमें
हाफ मून लगाना पड़ेगा कॉ बनाने के लिए, कॉलेज। ऐसे ही कॉफ़ी, अब कॉफ़ी इंग्लिश का वर्ड है तो क के आ की मात्रा के ऊपर हमें हाफ मून बनाना पड़ेगा, ये जो कॉ बनाने के लिए। और फी के लिए FEE फी की साउंड के लिए भी फ के नीचे, जो हिंदी का फ है फल वाला, उसके नीचे बिंदी लगाकर हमें उसको कॉफ़ी बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से नुक्ता, ये होता है नुक्ता, जो कि हमें शब्दों के सही उच्चारण में, किसी भी भाषा के, इंग्लिश या अरबी फारसी के शब्दों के सही उच्चारण के लिए हम इन आगत ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आशा है आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज। वर्ण विचार के अंतर्गत अगला विषय व्यंजन व उनके प्रकार पर आधारित है। इस विषय पर जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि मैंने एक वीडियो अपनी इसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसे अवश्य देखें तथा अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। यदि आपको इस विषय में कुछ समझना आप चाहें, आपको कुछ समझ क्लियर नहीं हुआ, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे अवश्य पूछें। Okay, then see you soon with the next topic from your Hindi literature book. Bye bye, take care.